हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शब्बो खान स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन जो नेट जीआरएफ में उसके जो सिलेबस इसका है उसमें संकलित है। इसके अलावा ये टीजीटी पीजीटी DSSB उत्तराखंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी असिस्टेंट के लिए, एलटी ग्रेड के लिए आदि में जहाँ भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में आप हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। नेट के लिए इसके पात्र महत्वपूर्ण है, कहानी महत्वपूर्ण है, कथन महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप ध्यान से सुने, वाचन के दौरान बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखें और साथ में कॉपी पेन रखें। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप साथ साथ में नोट जरूर करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। इसके पात्र फिर से कह रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी को ध्यान रखें। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका जो है इसकी पुत्री है। कालिदास कवि दंतुल राजपुरुष के रूप में, मातुल कवि मातुल, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिनी और संगिनी नागरी हैं। ये एक गांव की उसी गांव की औरतें हैं। ये अनुस्वार अधिकारी और अनुनासिक भी अधिकारी। प्रेंगु मंजरी, जिनसे बाद में कालिदास क्या करता है, जब जाकर वहाँ शादी करता है, जब उज्जैन जाता है कालिदास, वहाँ जाकर इनसे ही प्रेंगु मंजरी से ही विवाह करता है। और यह क्या है, राजकन्या है और कवि पत्नी है। ये राजकन्या और कवि पत्नी मतलब कालिदास की पत्नी के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। अंक 1, साथ में आप ये भी नोट कर लें, इसमें कुल अंकों की जो संख्या है, कुल अंक जो है इसके अंतर्गत 3 है। कुल अंक जो है 3 है, कुल अंक 3 है। इसके साथ साथ में इसको 1959 में ध्यान रखें आप, 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इसे नवाजा गया है। 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक पुरस्कार भी इसको दिया गया है। आप इसको भी ध्यान में रखें। साथ में अब आगे बढ़ते हैं, अपने कंटेंट को देखेंगे। अंक 1, अंक इसका प्रथम अंक है, ये ध्यान दें आप इसको। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी से ड्योढ़ी में खुलता है। अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। ड्योढ़ी मतलब दरवाजे का निचला हिस्सा ड्योढ़ी बोलते हैं, जब प्रवेश करते हैं उसे ड्योढ़ी बोलते हैं। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। अब हम कथन की तरफ बढ़ते हैं। झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, इसे भी ध्यान दें आप, इसे पूरा कर लेते हैं। झरोखे से सटा हुआ लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां पड़ी हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में
धान फटक रही है। छाछ सांझ में हो गया, सांझ में धान फटक रही है। अंबिका एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती सिमटती सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मल्लिका आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो तो सब वस्त्र भीग गए हैं, सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई शीश से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी हो रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। मल्लिका तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए हैं। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर घुंघराले धुआंरे मेघ गिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा शंकुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति भी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमयी। यहाँ समझना, नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है, ओह कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। माँ आज के वे क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भगवान को कविता का रूप देता है, जो वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? वो पूछती है अपनी माँ से, क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? क्यों? माँ तो समझ गई थी वो। अंबिका फिर उत्तर देती है उसका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है,
और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो डैड 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 डैड। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो माँ? मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो माँ? अंबिका कहती है, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी डैश डैश डैश। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अभी अपने अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। और उसे पीछे से हटाकर पास की चौक पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? मल्लिका पूछती है अपनी माँ से। क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। उसके बाद कुछ दूर कोलाहल की आवाज आती है और घोड़ी की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वहां भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती है कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब मैंने यह आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं माँ? अंबिका, न जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहर से पकड़कर रोक लेती है। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर से स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। यहाँ अग्निमित्र एक पात्र है, ये भी ध्यान रखें। पात्र के रूप में सिर्फ नाम मात्र यहाँ अग्निमित्र का नाम आया है। पात्र ध्यान रखें आप। अग्निमित्र अगर पूछा जाए आपसे अग्निमित्र किस रचना का पात्र है, तो आप ध्यान रखें इसको। अग्निमित्र यहाँ नाम दिया गया है। अग्निमित्र आज लौट आया है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? अंबिका, मैं देख रही हूं तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अंबिका मल्लिका से बोलती है कि मैं देख रही हूं तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे कहते हैं डैश डैश डैश। मल्लिका पूछती है, वे क्या कहते हैं? वे क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? अंबिका मल्लिका से कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम ना कहो, मैं तो कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अपनी माँ से बोलती अंबिका कि मल्लिका अपनी माँ से अंबिका से बोलती कि तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? अंबिका फिर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना वर्ण की है।
ये भावना में भावना एक वर्ण की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने भावना में एक भावना वर्ण की है, पूछा गया प्रश्न यहाँ से, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखें इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भावना में एक भावना वर्ण की है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती माँ मुझ पर विश्वास? अंबिका कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। बहुत महत्वपूर्ण है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, क्योंकि अंबिका माँ है, माँ है वो, और उसे पता है कि जो मल्लिका जो भीग कर आई है वह कालिदास के साथ ही थी उस समय, उसे ये चीज़ें समझ आ गया है, तो वह इस चीज़ से रुष्ट है। और उसने किसी को शादी के लिए भेजा था, किस नाम जो था अभी मैंने बताया था आपको, तो फिर वहाँ से भी कालिदास के विषय में वहाँ जानकारी थोड़ी बहुत जो भी हो मिल गई कि ऐसे ऐसे कालिदास के साथ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर मना कर दिया उसको। तो वहाँ अंबिका उस पर कहती, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण, हाँ, भावना में भावना का वर्ण, उससे किस इच्छाएं जीवन की किस तरह से पूर्ति उनकी इच्छाओं की होगी? भावना मात्र एक स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है वहां पर भावनाएं वैसी ही उपस्थित हो जाती हैं। भावना सिर्फ एक क्या है? परिस्थिति है। आगे मल्लिका कहती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। यहाँ उस जो उस शब्द जो आया है यहाँ कालिदास के लिए ही है, उसे जो शब्द प्रयोग हुआ है ये कालिदास के लिए ही प्रयोग हो रहा है कि माँ तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ, अंबिका कहती है। मल्लिका, माँ फिर अब मल्लिका बोलती है, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। यही चीज जब लास्ट में अंतिम, जब नाटक का अंत खत्म हो रहा होगा, अंत जब नाटक का आएगा, वहां भी जब मल्लिका अपनी बच्ची को लेती है और कालिदास द्वार की ड्योढ़ी से चला जाता है बच्ची को लेने के लिए, वो दूसरे कमरे में जाती है मल्लिका, और जब कालिदास चला जाता है उस तरह मल्लिका जाने के लिए, बाहर जाने के लिए थोड़ा करती, हाथ अपने पैरों को कुछ दूर तक चलती है, जाती है और कालिदास को आवाज़ भी देती है, लेकिन वह क्या करती है, वह जा नहीं पाती, क्योंकि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, माँ का जीवन कर्म है, भावना नहीं। यही चीज़ अंतिम जब पंक्तियों अंतिम जब अंत नाटक का होगा वहाँ पर भी ये चीज़ दिखाई जाएगी। अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। ऐसे ही कालिदास की इतने में कालिदास की एंट्री हो जाती है, कालिदास भाई साहब आ जाते हैं। हम जिएंगे हरिशावक, हम जिएंगे हरिशावक, जिएंगे ना। हरिशावक का यहाँ क्या है, एक हरिशावक जो होता है, एक वहाँ का जो उस पर तीर मार देता है। हरिशावक मतलब हिरण का बच्चा, हरिण शावक हिरण का बच्चा, उसको बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर में लहू टपक रहा है, इसको किसी ने तीर मार दिया था, हरिण शावक को तीर मार दिया था। वैसे वहाँ जब कालिदास पहुंचा तो वो उठाकर उसे पुचकारता हुआ ले आया वो मल्लिका के घर पे। फिर कालिदास कहता है, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना।
कोमल है तो क्या हुआ, एक एक बार कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक वारग प्राण ले सकता है, एक वारग प्राण ले सकता है, तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। एक वारण, वारण मतलब जो तीर चला दिया किसी ने मारने वाला उसको, एक वारण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका, या आहत हरिण शावक। मल्लिका कहती, या आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी डॉट 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 डॉट। कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं, संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना है। हरिण शावक से बोलता है सो। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा। माँ कहती थी जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा गम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगता है। वर्षा गम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास से मल्लिका बोलती कि माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट हैं। कालिदास, अब हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बारग छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। कुलांच मतलब जब हिरण दौड़ती है ना, जो दौड़ने वाला जो पार्ट होता है, जो दौड़ता है वो हिरण, तो उसे कुलांच बोलते हैं दौड़ने को। उसके जब अपने दोनों चार आगे पैरों को, अपने चारों को आगे पीछे करता है, उसे कुलांच बोलते हैं। यह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां तुम्हें अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। मल्लिका, सच? माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका फिर बोलती है, सच आज माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा गम के समय में तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीकर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। यहाँ अपवाद शब्द आया है, ध्यान दें। अपवाद मतलब माँ को दुनियादारी की बहुत चिंता है, लोगों की बहुत चिंता है। आगे देखो। इतने में राजपुरुष दंतुल द्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को सिर से पकड़कर उसका मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। दंतुल, ये सब ध्यान रखें आप दंतुल को। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हरिण शावक को लिए थोड़ी दूर हट जाती है। कालिदास दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बारग से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? इसका मतलब जो हरिण के बच्चे को किसने मारा था? दंतुल ने ही तीर उसको मारा था। ठीक है, हरिण के बच्चे को जो तीर मारा था वो दंतुल ने ही मारा था। कहता ना
कि ऐसा ही परिचय मैं तुमसे पूछना चाहता था कि हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बारग से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है कि चौकर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश के हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय जो है वो ग्रामवासी यहाँ के करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? दंतुल कहता है कालिदास से, कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, या हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर रख दो। अंबिका सहसा अंदर से जा आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है, अंबिका कहती है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। कालिदास कहता है मल्लिका से, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। इसे भी देखते हैं आगे क्या है। दूध का भाजन नीचे रख देता और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। कालिदास, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल क्षीण दृष्टि से उसे देखता रहता है। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कहता, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, या राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना रुके या उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। दंतुल तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से जाकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शत्रु की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास नाम सुनकर चौंक जाता है। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? क्योंकि अब तक दंतुल को पता ही नहीं था कि जो कालिदास है जिनसे बहस कर रहा है वे कवि कालिदास हैं। दंतुल को यह जानकारी नहीं थी। मल्लिका, हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो ये ध्यान रखें आप
कि जो ऋतु संहार की जो रचना की है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ऋतु संहार की रचना जो की है कालिदास ने ग्राम्य प्रदेश में रहते हुए इसकी रचना की है। ऋतु संहार की जो रचना की है कालिदास ने, इस रचना को ग्राम्य प्रदेश में रहते हुए इसको लिखा है कालिदास ने। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। पूछती है मल्लिका, क्या उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आश्चर्य व रुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो कौन आया उज्जैनी से? वररुचि आए हैं। ध्यान रखना, वररुचि जो आए हैं उज्जैनी से राजकवि को आसन देना चाहते थे, अर्थात कालिदास को। तो वररुचि आए थे उज्जैनी से कालिदास को लेने के लिए, या कालिदास को यह संदेशा देने के लिए। कौन आया था उज्जैनी से? वररुचि। आगे देखिए, मल्लिका जैसी अविश्वास से स्तंभित हो जाती है, जड़ हो जाती है वो एकदम, और खड़ी की खड़ी रह जाती है मल्लिका कहती है उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल चला जाता है, मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजर उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शर्करा मिलाने लगती है। उसके हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए हुए भागकर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, या थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है, मतलब यहाँ कोई और अब नहीं आएगा। मल्लिका, आतिथ्य माँ, मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुम कितनी निष्ठुर हो। तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम माँ मुझसे रुष्ट हो। अंबिका, दूध पी लो और फिर वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल लेती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा है कि तुम निष्ठुर हो माँ? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका बोलती है, माँ तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। मल्लिका और अंबिका यहाँ संवाद चलता रहता है। अब देखो, मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मल्लिका अपनी माँ से पूछती है। अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। यहाँ कितनी गहरी बात अंबिका कहती है यहाँ पर, कि मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अर्थात वह कहना चाहती है मल्लिका से कि तुम भी यथार्थ में जियो, भावना में मत जियो, भावना का वर्ण मत करो, तुम भी यथार्थ देखो। मल्लिका, यथार्थ देखो, अंबिका मल्लिका से कहना चाहती है। लेकिन मल्लिका कहाँ देखने वाली है? मल्लिका, और तुम्हारे यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। मल्लिका कहती है अपनी माँ से, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि जो है केवल माँ दोष ही दोष देखती है कालिदास में।
अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य या दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? मल्लिका पूछती है अपनी माँ से कि माँ तुम्हें कालिदास में क्या दोष दिखाई देता है माँ? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है। वह व्यक्ति आत्मसीमित है। आत्मसीमित मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपना सोचने वाला है वह व्यक्ति क्या है? वह आत्मसीमित है। संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं। बहुत गहरी बात की। संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है कालिदास को। अगर यहाँ मल्लिका बात मान लेती तो वो अंत में जो उसका हुआ वो नहीं होता। कि अंबिका क्या कहती है? वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गोएं न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गांवों से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। भावना, फिर देखो भावना का संबंध, फिर ये भावना का संबंध, कई बार ये पूरे नाटक में भावना का संबंध शब्द दिखाई देगा आपको, तो इसे ध्यान दें कि तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? आज तुम मुझे बता ही दो कि वह भावना जो है वह क्या भावना है, कौन सी भावना है वह? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। मल्लिका कहती है माँ, मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तो यहाँ देखो कालिदास की जो आत्मसीमित बता रही ना अंबिका, यहाँ दिखाई देता है कि अगर तुमसे उसका भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना से बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों की जा सकती है? क्यों की जा सकती? क्या की जा सकती है ऐसे अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना? और ये मातुल जो है कालिदास के मामा है। मातुल, यहाँ ध्यान दें, मातुल कालिदास के मामा है और कालिदास उनके वहाँ ही पले बड़े हैं। तो अब अभावग्रस्त, यहाँ जो अभावग्रस्त है इंसान, अभावग्रस्त होने पर ये नाम देता है कि अभाव है। अब जब वो यहाँ ISPC बन जाएगा तब ये होगा कि भाई मेरा पद तुमसे ऊंचा हो गया, है ना। यहाँ अभाव जो तत्कालीन परिस्थिति को, ये पंक्ति जो है ये तत्कालीन परिस्थिति को दिखा रही है कि उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही की जा सकती थी अंबिका। और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, अब फिर पूछती है मल्लिका, फिर यथार्थ की बात करती है यहाँ अंबिका जो है यथार्थ, एक मातुल, एक अंबिका, और यहाँ पर अंबिका यहाँ क्या करती है? यथार्थ की बात करती है यहाँ पर है अंबिका कि जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा फिर क्या होगा। अभी पूछ रही है मल्लिका कि अब क्या? अब क्या? तो उसे उज्जैनी से कवि की जो है वहाँ से उपाधि भी मिलने वाली है। अब क्या होगा? मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती को नखों से खोदती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव इतना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। देखो कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, ध्यान दें। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव इतना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है उस संबंध से दूर हटने के लिए। कि संबंध से बचने के लिए अभाव है इसलिए संबंध से बच रहे हैं, लेकिन अभाव की जब पूर्ति हो जाती है तो उससे संबंध से जो अभाव था ना, उस अभाव से भी बड़ा कारण उसकी पूर्ति बन जाती है कि अब उसकी पूर्ति हो गई तो अब हम अब नहीं साथ रह सकते, ये उसका बन जाता है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका कहती है यह तुम्हारी नहीं विलोम और अंबिका दो ऐसे पात्र हैं जो यथार्थ की, इस पूरे नाटक में यथार्थ की जो बात करने वाले दो पात्र हैं, विलोम और अंबिका। इन दोनों को आप ध्यान दें। मल्लिका कहती है तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो। तुम उसकी क्या हो? एक उपादान हो।
जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम अंबिका कहती है कि मैं उसे इतना ही समझ सकती हूँ कि तुम उसके लिए क्या हो, एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो अंबिका? क्या तुम सजीव नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी ना होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। और यही परिस्थिति अंत में मल्लिका के सामने आने वाली है। जब मल्लिका क्या हो जाती है, गणिका में तब्दील बन होकर रह जाती है। मल्लिका क्या होता है, एक गणिका में तब्दील हो जाती है मल्लिका। सेम यही परिस्थितियां उसके सामने उपस्थित हो जाती है अंत में। मल्लिका, माँ आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती माँ, नहीं करना चाहती। मल्लिका भी ये नहीं चाहती कि वो अब बोले कि मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं इस समय कालिदास से बोलूँगी तो वो ये समझेगा कि अब मुझे कवि की पदवी मिल रही है, इस कारण मुझसे मल्लिका ऐसे बोल रही है। तो कहती है कि आगे माँ आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती माँ, नहीं करना चाहती। ड्योढ़ी के बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल का प्रवेश हो जाता है। मातुल भाई साहब की उपस्थिति यहाँ होगी। अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है? आश्चर्य आ रहे मातुल कालिदास का मामा है। मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि या इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका सिमट कर बैठ जाती और आश्चर्य के साथ मातुल को देखती है। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं डैश डैश डैश। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, दो रथ वाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रापति पितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भगिनय की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशस कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। कालिदास मना करता है कि वो जो आचार्य थे उन्हें ले जाना चाहते थे, लेकिन कालिदास मना कर रहा था कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मल्लिका पूछती है मातुल से, वो राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है। अरे मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर किसके द्वारा कही गई है? मल्लिका के द्वारा, कि कविता का कुछ मूल्य है। अरे मातुल,
तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को अंगुलियों में मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा, अंबिका कहती है। मातुल इसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनय लोक नीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। यह बातें सुनते हुए कि मातुल रुक जाता है कि वो जरूर जाएगा, कि वो तो अभी सिर्फ, अंबिका कहती है वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, नाटक कर रहा है कालिदास, वे जाएगा जरूर। वो अभी मना करेगा, सोचता है कि मेरे लोग ये ना सोचे कि मैं ये लालच में आकर कालिदास जा रहा है, तो वो मना कर रहा है। अंबिका ऐसा कह रही है अपने आप में, अपने खुद से मातुल से ऐसा बोल रही है कि अभी तो सिर्फ वो ऐसे ही बोल रहा है, वो जाएगा जरूर, मुझे अवश्य पता है वो जाएगा जरूर। मातुल, या लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि क्या कहता है यहाँ पर, जो व्यक्ति कुछ, या लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप, यहाँ निक्षेप आता है। अभी जो मैंने आपको पात्र बताए थे वहाँ पर, उनमें से एक निक्षेप पात्र भी है। आपने पात्र, मुझे आशा है आपने लिखे होंगे, और ये पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी पात्रों को आप ध्यान दें, ध्यान रखना है इन सभी पात्रों का आप। निक्षेप, परंतु या भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं, तो तुरंत आपको सूचना दूं। सॉरी, यहाँ ऊपर से निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना हूँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो, तो तुरंत आपको सूचना दूं। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था, या कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल, ये सभी बातें इन दोनों के बीच में चलती हैं। आगे हम देखते हैं मातुल। अब मातुल कालिदास से बातें करता है। कालिदास की कविता, न जाने कितने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप यह सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने का उपक्रम करती है, किंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी बातें इनके बीच होती रहती हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। आराम से अंबिका और मातुल की यहाँ बातें होती रहती हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे और देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए हम वही देखेंगे। अब देखिए, यहाँ विलोम की एंट्री होती है। फिर से एक बार, विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया। हे अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। उल्मुख के प्रकाश में उसके मुखमंडल की रेखाएं बहुत गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। अंबिका अपनी पुत्री मल्लिका के लिए परेशान है। उसे आभास हो रहा है कि आने वाली दिनों में कैसी परिस्थिति होने वाली है।
आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाईं ओर दीपकों के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं। उल्मुख से झुककर दोनों दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। सामने के दीपकों के पास जाकर उन्हें जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, तुम चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा आना मल्लिका को अच्छा नहीं लगता, यही कहना चाहती होगी। विलोम, मल्लिका को सह नहीं। दीपक जलाकर अंबिका की ओर घूमता है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने हुए आधार में उल्मुख को तिरछा करके लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के निकट आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट करता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, तुम चले जाओ यहाँ से, अंबिका कहना चाहती है। विलोम, देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत आहत हो, और तुम कब आहत नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणयन हो जाना चाहिए, अन्यथा इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका क्षण भर माथे को हाथ से पकड़े रहती है। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है कि विलोम तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष या सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला ये अनुभव कर सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। विलोम ऐसा कहता है। अंबिका, तुम यह सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, इस समय मैं अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं, उसे सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखते ही मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती। कालिदास विलोम के निकट आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं कालिदास। छंदों का अभ्यास, यहाँ भी ये भी व्यंग करता है विलोम, भी कुछ पीछे नहीं है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं कालिदास। कालिदास, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। कालिदास कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। इस वृत्ति से संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास बोलता है, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? कालिदास कहता है, सुना तो मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ क्या? विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछोड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल बहाए मुहूर्त में चले जाओगे? कालिदास, यह मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य का कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर उसकी ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है।
वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालयें हैं, अनन्याय विलास भूमियाँ। मल्लिका के मुख पर बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान निस्संदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, या कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। कालिदास क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। विलोम की पंक्ति, विलोम के कथन है। ध्यान रखिए, कथन पूछा जा सकता है, ये वाला कथन कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। उन्मुक्त के पास से हटकर कालिदास के पार्श्व में आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम कहता है, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभवतः फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल थे। मल्लिका आवेश में झरोखे के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका बोलती है, आर्य विलोम, क्रोध के साथ, मैं इस प्रकार की संलग्नता को सभ्य नहीं समझती। मल्लिका कहती है कि आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की संलग्नता को सभ्य नहीं समझती। विलोम कहता है, संलग्नता। टहलकर अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास खिन्न भाव से दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें संलग्नता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चली जाती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। कल तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ सुना जाता रहा है। मल्लिका आवेशों में एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, ऐसा पाप मत करो। कहना चाहते, आर्य विलोम, ऐसा पाप मत करो, बोलकर उसके बारे में। विलोम, उस अप्रधार को दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है, या डैश 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 डॉट डॉट डॉट। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम कहता है, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अंधकार प्रवेश कर जाते हो। चलिए, आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, तो इतने आप इसको देखें और समझें इसको। और बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ये, आप इसको ध्यान से समझें आप। चलिए, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ये वीडियो और जो भी कंटेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स को, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको भी इनकी ज़रूरत हो उस तक पहुँचाएँ।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन जो है आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। और धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।